आप लोगों के दिमाग में? मैं जानता हूँ किसी न किसी के दिमाग में आया होगा। हाथ उठाएं। अगला सवाल क्या है? पीछे माइक। शुगर का यूज कैसे करें? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। और कुछ सवाल किसी के दिमाग में? किसी को थोड़ा सा घुमा के पूछे तो। जी सर, आपका शुभ नाम सर? गोविंद शर्मा। गोविंद शर्मा जी, बोलिए शर्मा। ये जैसे आपने बताया ये इसका उपयोग नहीं होने से ये गलती है, लेकिन इसको बरोबर अगर इलाज के किस प्रकार से रखा जाए वो मैं बताऊंगा अभी आपको, वो बताऊं, बिल्कुल बताऊं, उसी के लिए आया हूं। और सवाल यदि वो सवाल एक्चुअल पॉइंट से पहुंचे अगर अपन बोलते, ठीक है, आपके सवाल को मैं ही थोड़ा सा घुमा देता हूं कि भाई जब ये शुगर बन रही थी तो ये यूज क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है? ऐसे कुछ पूछना चाह रहे थे आप, सही बोल रहा हूँ? बढ़िया। अच्छा, अगर मान लीजिए ये दरवाजे अपन लोग अंदर से अगर बंद कर दें तो कोई बाहर से आ सकता है? नहीं आ सकता, सही बोल रहा हूँ? जब दरवाजा खोलेंगे कोई अंदर आएगा, ठीक है? अब ये पूरा कमरा आप कोशिका मान लीजिए, हमारे शरीर में सेल्स होते हैं, पूरा हमारा जो शरीर है लगभग 100 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बना हुआ है। 100 लाख खरब कोशिकाएं हमारे शरीर को बना रही है, ठीक है? इन सभी शरीर के जितने भी कोशिकाएं हैं, ये इस तरह का कमरा मान लीजिए आप, एक कमरा है पूरा का पूरा, ठीक है? शक्कर आप जब खाना खा रहे हो तो बन रही है, वो खून में है आपके, और खून से उसको निकाल के सेल्स तक लाने का काम कर रहा है पैंक्रियास से बनने वाला इंसुलिन, ठीक है? जो इंसुलिन है वो एक बस की तरह है जो पैसेंजर को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाने का काम करता है। अगर एक शॉर्ट बोले तो इंसुलिन एक ऐसी चीज है जो आपकी कोशिकाओं को खाना खिलाने का काम कर रही है, शुगर को खिलाने का काम कर रही है। पर अगर खाते समय मुंह बंद रहे तो खाना जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ऐसे ही ये दरवाजे अगर बंद रहे, अगर ये कोशिका है तो ये वो दरवाजे हैं छोटे छोटे जो शुगर को अंदर आने दे रहे हैं। ऐसे लगभग 10,000 दरवाजे हर कोशिका पे हैं। इनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। ये रिसेप्टर्स एक तरह का लॉक है, ये लॉक को खोलने की चाबी इंसुलिन है। इंसुलिन ना सिर्फ ग्लूकोज को लेके आ रहा है बल्कि उस लॉक को भी खोल रहा है जो ग्लूकोज को अंदर जाने के रास्ते को बंद किए हुए। तो हमारे जितने रिसेप्टर्स हैं ये ब्लॉक पड़े हुए हैं, हमारे दरवाजे अंदर से बंद पड़े हुए हैं, इसलिए शुगर बाहर के बाहर ही रुका रहता है। बहुत देर तक जब अंदर नहीं आ पाता तो जाके मांसपेशियों में जमा हो जाएगा, जाके आपकी नसों में जमा हो जाएगा, आपके ब्लड वेसल्स में जमा हो जाएगा, आपके जॉइंट्स में जमा हो जाएगा, आंखों में जमा हो जाएगा, या फिर यूरिन से बाहर निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली जैसा मैडम ने बताया था कि भाई भूख खराब हो जाएगा राशन में से, हमारे पास भी पर्याप्त मात्रा में एनर्जी है पर वो एनर्जी वेस्ट हो रही है, शरीर से बाहर जा रही है या हमारे शरीर को ही डैमेज कर रही है, राइट? अब अगला सवाल क्या आता है कि ये दरवाजे, या आप लोगों में से किसी के दिमाग में अगर आया हो ये सवाल, क्या सवाल आना चाहिए? मैंने बोला कि दरवाजे सारे के सारे अंदर से बंद पड़े हैं, रिसेप्टर्स आपके ब्लॉक पड़े हुए हैं, ये क्या चीज है, कैसे हुआ, क्या हुआ? इस नॉलेज को समझने के बाद आपके दिमाग में क्या सवाल आया? दरवाजे कैसे खुलेंगे? एग्जैक्टली। उससे पहले सर ये मालूम करना जरूरी है कि दरवाजे बंद क्यों हुए। दरवाजे बंद क्यों हुए भाई? अभी तक तो चल रहे थे, 5 साल 12 साल 8 साल पहले जो शुगर यूज हो रही थी ना भाई, अगर हम उस समय भी कराते टेस्ट तो हमारा शुगर नॉर्मल आता, या हमको प्रॉब्लम नहीं थी, हमारा गला भी सूखा था, हमारी आंखें अच्छे से देख पा रही थी, तकलीफ नहीं थी हमको, है कि भाई? डॉक्टर के पास कभी पहुंच जाएगा तो तकलीफ होगी, अगर तकलीफ नहीं है तो कौन जाएगा चाहता डॉक्टर के पास? कोई नहीं, ठीक है? तो ये दरवाजों को बंद करने वाली कुछ ऐसी चीजें हैं जो डॉक्टर एस कुमार सर ने ढूंढ के निकाली, वो हमारे डिजाइन में छुपी हुई। उनमें सबसे पहली चीज है आपका खाने का तेल। आप लोगों के यहाँ पे लोकली तेल कौन सा ज्यादा यूज होता है? कौन से उसका? सनफ्लावर है, सनफ्लावर,
सोया, मस्टर्ड, ये सारे ऑयल सब लोग यूज करते हैं राइट। ये सभी के सभी बाहर के फेंके हुए तेल हैं, बाहर दूसरे देशों में इनको बायोडीजल बोल के यूज करते हैं। बायोडीजल मतलब इनसे गाड़ियां चलती हैं। अब आप बोलोगे ये तो हम अपने खेत में उगाते हैं सरसों और उसका तेल क्या डेवलप करते हैं। आप भले अपने खेत में उगाइए सरसों, लेकिन बाहर अगर आप सरसों का तेल देंगे किसी को तो गाड़ी में एज अ बायोडीजल यूज करेगा, गाड़ी चलाएगा। अब सोचिए ऐसा तेल अगर आप खाएंगे तो फायदा होने वाला है क्या? कारण क्या है उसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो अगर ऑयल के बारे में बात करना चाहें तो 10 घंटे भी शायद कम पड़े, और डॉक्टर एस कुमार सर को अगर खड़ा करते हैं यहाँ पे तो 3 दिन तक उसे ऑयल के ऊपर बात कर सकते हैं। बट एक साधारण सी चीज शायद आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि खाना जब हम बनाते हैं, तेल गरम करते हैं, छौंक देते हैं तो उसमें धुआं निकलता है और उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। सब लोग आप मेरी बात से सहमत हैं? सभी लोग बहुत से, क्योंकि ये लोग खाना बनाते हैं इसलिए इन लोगों को ज्यादा अच्छा मालूम है। तेल को जैसे ही आपने टेम्परेचर दे दिया वो अपने फॉर्म को कन्वर्ट कर लेता है। कोई केमिस्ट्री या साइंस है या बैकग्राउंड होगा किसी को समझ सकते हैं, वो ट्रांस फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ट्रांस फैटी एसिड क्या होते हैं? ये ऐसी चीज है, ऐसा पार्ट है ऑयल का जो आपके कोशिकाओं को जाके कवर कर लेता है। जैसे अगर मैं रेनकोट पहन के बारिश में खड़ा होता हूं भीगूंगा नहीं, ऐसे ही आपकी कोशिकाओं पे इस ट्रांस फैटी एसिड ने एक लेयर बनाती है और आपका सेल एक रेनकोट पहन के शुगर की बारिश में खड़ा हुआ है। कितनी भी शुगर आप दे दो उसको अंदर नहीं जाएगी। दूसरा सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी एल्कलाइन फूड के बारे में। सर एल्कलाइन फूड एक तो फूड के नाम बताइए। सबसे पहले तो लौकी, जीरा, अजवाइन, चूल्हे का पानी, उसके बाद आपका सब्जी में बथुआ, करेला, जितने भी कड़वापन है वो सब एल्कलाइन फूड है। बहुत सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सर, आधा काम आपने पूरा कर दिया। अच्छा कोई एसिडिक फूड के नाम बता सकते हैं? हमारे घर में एक चीज ऐसी है जो हम सबके घर में यूज हो रही है और वो एसिडिक है। अचार या खट्टी चीजें, कोई भी खट्टी चीज होगी वो नहीं है, नींबू ठीक है, ऑरेंज ठीक है, ज्यादातर खट्टी चीजें आपकी एसिडिक होती है। अब एक चीज समझने वाली बात है, हमारा शरीर जब खाना हम लोग खाते हैं तो हमारी पाचन क्रिया होती है और इन सभी चीजों को वो डाइजेस्ट कर देती है। डाइजेशन में 2 पार्ट होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब जो खाना हमने खाया उसको और तोड़ना। हमने रोटी सब्जी दाल चावल खाया था, इसको शरीर ने तोड़ के ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स इस पे कन्वर्ट कर लिया, इसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब एनाबॉलिज्म से क्या किया, जो शरीर को एक्चुअली उसकी जरूरत है इन टूटी हुई चीजों से ये रॉ मटेरियल बन गया। इस रॉ मटेरियल से वो हमारे शरीर के उपयोगी चीजों को बना रहे हैं, तो उसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब मजे की बात ये है, जैसे आपने बोला कि लेमन जो है या खट्टी चीजें जो है वो होती है आपकी एसिडिक है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, जिसके कारण वो खट्टी लगती है। लेकिन टूटने के बाद, शरीर में जाने के बाद वो एल्कलाइन है। ठीक है, तो हमें बाहर की चीज एसिडिक है या नहीं उसके ऊपर ज्यादा जोर ना देते हुए ये पता करना ज्यादा जरूरी कि हमारे शरीर में जाने के बाद क्या वो एसिडिक हो रही है या नहीं। क्योंकि बाहर से भले ही आप एसिड खा रहे हो लेकिन बॉडी उसको कन्वर्ट कर ले रही है, एल्कलाइन बना देती है। ठीक है, ऐसी एक एसिडिक चीज आप रोज यूज कर रहे हो, रोज, और किसी ना किसी तरीके से वो हर कोई इंसान ले रहा है। कोई गैस कर सकता है? इसके अलावा मैं स्पेसिफिक चीज की बात कर रहा हूं जो अपन लोग ले रहे हैं, शायद आप भी ले रहे हो, आप लोग भी ले रहे हो, आप लोग भी ले रहे हो, घर में बच्चों को हम देते ही रहते हैं। एग्जैक्टली
प्रोडक्ट्स होते हैं। हेलो मैडम के लिए बहुत जोरदार ताली। एक ऐसी चीज जो हम रोज ले रहे हैं जो एसिडिक है नेचर में, वो है दूध। दूध किसी भी फॉर्म में अगर आप कंज्यूम करते हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो छाछ हो, चाहे लस्सी हो, ये एसिडिक है नेचर। ओके, अगर इसको आप चाय के फॉर्म में, किसी फॉर्म में आप कंज्यूम कर रहे हो, आपकी बॉडी का पीएच एसिडिक हो जाएगा। हमारी बॉडी का नॉर्मल पीएच 7.35 7.45 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एसिडिक, अगर ये अल्कलाइन नहीं रही हमारी बॉडी की पीएच, तो हमारी बॉडी में बनने वाले अनेकों एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स काम नहीं करेंगे और हमारे शरीर में डाइजेशन नहीं हो पाएगा। अगर होगा भी तो पूरी तरह से नहीं होगा। आप आयुर्वेद में हम लोग बोलते हैं कि खाना सड़ रहा है, पचता नहीं है, वो यही कारण है। अगर अल्कलाइन नहीं रहेगी हमारी बॉडी तो हम कोलैप्स हो जाएंगे। तो इसके कारण जैसे ही आप दूध पीते हैं, आपकी बॉडी में दूध के जैसे वो डाइजेस्ट होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है और बॉडी आपकी बोन से कैल्शियम को निकालता है और ब्लड में डाल देता है, ताकि आपकी ब्लड की पीएच नॉर्मल हो सके। तो दूध पीने से आपके शरीर से कैल्शियम बढ़ता ही कम हो जाता है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उससे तो कम होता है, कम हो जाता है। ये साइंटिफिक एग्जांपल है। आपको जो मालूम है वो टीवी पे दिखाया हुआ, डॉक्टर का बोला हुआ, व्हाट्सएप पे आया हुआ मैसेज है। मैं आपसे डॉक्टर एस कुमार और इनके जैसे कई सारे बड़े डॉक्टर्स की रिसर्च है जिन्होंने ये प्रूव किया है कि मिल्क इज एसिडिक इन नेचर। अगर दूध पीते हैं तो हड्डियां कमजोर होती हैं। मैंने आपको जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं मिल्क के प्रोडक्ट से रिलेटेड है। आपका मैडम आप आपका नाम? मेरा नाम मेघा शर्मा है और मुझे दिल की प्रॉब्लम है। मुझे डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट का बोल दिया है, जबकि अब मेरी एज इतनी नहीं है। पर अब मैं ये सर का मैंने वीडियो देखा था सर का डॉक्टर का, तो मैं आज कावड़ा सर से बात करके सर से मुझे स्पेशली आई हूँ खड़गवास से। तो मैम आप कोई मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स आप कुछ कंज्यूम करते थे कैसे पहले? यस सर, मुझे तो मिल्क लेने के लिए बोला गया था। मैं कोई दवाई लेती थी तो उसके साथ मिल्क लेती थी। मुझे लगा कि मिल्क से कैल्शियम, मुझे कैल्शियम की टैबलेट्स ऑलरेडी समय थी, तो मिल्क को मैंने सुना था कि बहुत कैल्शियम वो होता है, तो मैं मिल्क लेती थी। और आज जब मैंने सर का वीडियो देखा तब मुझे एकदम से शॉक लगा, क्योंकि शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए कि जब मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैंने अभी तक तो यही सुना था कि मिल्क लेने से कैल्शियम मिलता है, पर मुझे ये शॉकिंग न्यूज़ मिली कि मिल्क ही एसिडिक है। तो मिल्क तो मेरे लिए अब जहर जैसा हो गया या सर का वीडियो देखने के बाद। थैंक यू सो मच मैम। सोचिए इनको 8 साल से घुटनों की प्रॉब्लम है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो साल के साल ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, है ना? अच्छा, इस दौरान इन्होंने क्या दूध नहीं पिया, क्या इन्होंने दही नहीं खाई, क्या छाछ नहीं किया, यही हो गया? ठीक है, मैं तो आज पहली बार इनसे मिला, है ना? तो इनकी प्रॉब्लम तो खत्म हो जाना चाहिए। इनफैक्ट इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे घर में दूध ना यूज होता। मैम प्लीज बैठिए, थैंक यू सो मच। ऐसा कोई घर है कि जिसमें दूध नहीं यूज होता? कोई घर है ऐसा जिसमें दूध नहीं यूज होता? शायद मेरा सवाल समझ में नहीं आया, ये सब लोग की आ रहे हैं। सभी घर में दूध यूज होता है। सुबह खाना मिले ना मिले, सबसे पहले क्या मिलना चाहिए? चाय। और उसमें अगर दूध ज्यादा बड़ा हो तो मजा आ जाए, है कि नहीं? लेकिन हम अनजाने में अपने शरीर को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है एडवर्टाइजमेंट। भाई जो आपको बताया जाएगा वही चीज तो हम लोग करेंगे, राइट? तो दूसरी जो सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज है तेल के बाद, वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। जी प्लीज माइक जी। सर गाय का दूध, पनीर, गाय का दूध। अच्छा मैम, एक छोटा सा सवाल
सवाल से पूछना चाहूंगा, मेरे सवाल में ही आपका जवाब है और आपके सवाल में ही आपका जवाब है। दूध किसका लेना चाहिए, या अच्छा ये पूछूं कि एक माँ दूध किसके लिए देती है? अपने बच्चे के लिए। गौ माता है लेकिन किसकी? उसके बच्चे की। समझ रहे हैं? सदियों से पीते आ रहे हैं, लेकिन गलती आप सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। भाई देखिए, मैं तो साइंस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, साइंस और दूसरा रिसर्च। उसके लिए मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। ऐसे कितने ही लोग हैं जो गाय का आप किस गाय का और कुछ सवाल, ऐसे कितने ही लोग जो गाय का भैंस का सबका दूध पी रहे हैं, किसी को घुटनों की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है। इवन मैं आपको बताऊं, बच्चों में जो डायबिटीज होती है सिर्फ 0.01% में जेनेटिक ऑनसेट है डायबिटीज का, बाकी सारे बच्चे एक्वायर्ड टाइप का डायबिटीज है। ऐसे बच्चे जिनको इंसुलिन लगता है, और उसका कारण है दूध। अगर बच्चा दूध पी रहा है तो उसको चांसेस उसके डायबिटीज होने के 100 टाइम्स बढ़ जाते हैं, या तो डायबिटीज होने के, या उसके लिवर को खराब होने के, या आंखों का नंबर जल्दी लगता है। और इसको प्रूव करने के लिए मैं एक बहुत साधारण सवाल पूछूंगा आप लोगों से, माताओं से पूछूंगा, क्योंकि माताएं बच्चों की बहुत करीब रहती है। क्या मौसम बदलते हुए आपने अपने बच्चों को बीमार होते हुए देखा है? एक ने भी नहीं, एक ने भी नहीं। मेरा बच्चा 6 महीने का है, डिलीवरी के बाद आज तक डॉक्टर के पास नहीं गया। हालांकि वो मां के दूध पे है अभी, और अब खाना भी शुरू किया है, लेकिन हमने उसको बाहर का दूध कभी नहीं दिया। मेरी वाइफ के यहाँ भैंसे हैं बहुत सारे, फिर भी हम लोगों ने गाय भैंसे दोनों उनके हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कभी नहीं दिया। इस बात को समझने की कोशिश करिए। जो चीज आज से 17 साल पहले मैंने डॉक्टर साहब के ऐसे ही एक लेक्चर में सुनी थी और उसको मैंने अप्लाई करके देखी, डॉक्टर साहब का वही लेक्चर ऐसे ही कुछ बात काबरा साहब ने देखी, उनके बेटे ने देखी, उनके परिवार ने समझी और उन्होंने अप्लाई करके देखी। आज मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप मेरे बोलने से मत करिए। आप 3 महीने के लिए दूध बंद करके देखिए ना, 3 महीने के लिए दूध बंद कर दीजिए, पर घी आपको खाना है। घी जितना खा सकते हो उतना खाइए, घी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब डॉक्टर के पास जाते हो क्या बोलते हैं? घी मत करो। क्यों? हार्ट का प्रॉब्लम होगा। बल्कि आपको जान के हैरान होंगे, घी हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। घी इज हार्ट सेवियर। सही बोल रहा सर? बिल्कुल। आप आए बता रहे, आपको मालूम है कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था जी। आपने डेयरी मिल्क प्रोडक्ट बंद करने के बोला, तो उसमें घी आता है। घी आप बिल्कुल खा सकते हैं, घी और सफेद मक्खन, अमूल बटर नहीं, सफेद मक्खन अच्छे से खाइए, बच्चों को खिलाइए, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है? चाय के विकल्प के लिए ग्रीन टी है हमारे पास। ग्रीन टी आप यूज करना शुरू करें, आपको बाहर से मिलेगी, अच्छी क्वालिटी ग्रीन टी लीजिए, उसको यूज करिए, बढ़िया, बहुत अच्छा होगा, आपके शरीर का सिस्टम डैमेज नहीं होगा। अगर डायबिटीज है किसी पेशेंट को, इनफैक्ट मैं ये सभी लोगों को सलाह देता हूं, गेहूं से जितना दूर रहेंगे उतना डायबिटीज से दूर रहेंगे। गेहूं की जगह आप वैसे अगर जिसको डायबिटीज है तो जौ और चने की रोटी हो, इसको खाना शुरू करना चाहिए। जौ और चने की रोटी अच्छे से खाइए, कोई दिक्कत नहीं। जौ का अभी हमको काका साहब बहुत बढ़िया जौ की बाटी खिलाई, बहुत टेस्टी होती है। जितनी तारीफ करो उसकी उतनी कम है। आप बिल्कुल उसको खा सकते हैं। जौ का दलिया आप खा सकते हैं। अगर डायबिटीज नहीं है और आप चाहते हैं कि आप आजीवन स्वस्थ रहें, तो जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे ग्रेन्स आप खा सकते हैं। मिलेट्स आप खा सकते हैं, जितना चाहें उतना खा सकते हैं। इससे बनाई हुई चीजों को भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे इसकी पूरियां बनाए, इसके पराठे बना सकते हैं आप। इसके जैसे बाटी हम लोगों ने खाई, बाटी आप खा सकते हैं। अच्छा, जो बाटी थी वो घी में डूबी हुई थी, तो घी हमने बहुत अच्छा से खाया है। कम से कम 5-6 चम्मच घी तो आज खा लिया होगा मैंने। सही बोलो काका साहब? 5-6 चम्मच घी तो खा ही लिया होगा। ठीक है? तो घी अच्छे से खाइए। सब्जियां आपको सारी खानी है, जितनी सब्जियां सारी खाइए। अगर डायबिटिक है तो आलू से परहेज कर लीजिए, अरबी से परहेज कर लीजिए। ये 2 चीजें हैं जो हमको नहीं खानी।
छोड़ के बाकी आप सारी सब्जियां खाइए। जिनको डायबिटीज नहीं है वो थोड़ा सा आलू पे डिपेंडेंसी अपनी कम कर दीजिए, बाकी आप सब खा सकते हैं। बस तेल आपको बदल लेना है। तेल आप राइस ब्रान ऑयल खाएं। राइस ब्रान ऑयल जो चावल के छिलके से बनता है तेल, उसको आप खाएं। ये एक ऐसा तेल है जो अभी तक छुपा हुआ था पिछले 4-5 वर्षों में, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिली है लोगों को, बट हम पिछले 17 सालों से पेशेंट्स को ये तेल हम लोग देते आ रहे हैं। और ये एक ऐसा तेल है, ये बल्कि मैं बोलूंगा एकमात्र तेल है जो हम सबके खाने लायक है, इंसानों के खाने लायक है। कारण इसको गर्म करने से धुआं नहीं आता। अगर सही राइस ब्रान ऑयल होगा, इसमें किसी प्रकार की मिलावट अगर नहीं है, तो सबसे पहले तो ये डार्क ब्राउन या गोल्डन ब्राउन कलर का होगा। दूसरा, बहुत गाढ़ा होगा। जैसे ही आप इसको मतलब इसको गर्म करेंगे आप, ये फैल जाएगा। तो 20% ऑयल कम लगता है हम लोगों को। अगर आप सही राइस ब्रान ऑयल यूज करते हैं तो 20% कम लगता है। बाकी इसको अगर कमर्शियली कोई यूज करता है, कमर्शियली जैसे बहुत अलग अलग कंपनीज के ऑयल आते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट के द्वारा 20% तक पाम ऑयल मिलाने की उनको सहूलियत दी जाती है ताकि वो कॉस्ट कटिंग कर सके। और जहां 20% भारत सरकार ही जब अलाउ कर रही है, तो हमारे जो व्यापारी मित्र हैं 20% ही छोड़ते होंगे क्या? 40%, 50% तक पहुंच जाता है कि नहीं? तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला है। जो राइस ब्रान ऑयल यूएस और यूके प्रीमियम एडिबल ऑयल बोल के यूज करते हैं, वो राइस ब्रान ऑयल हम लोग अल्फा कार्डियो डी के नाम से हमारे पेशेंट्स के लिए और जो भी उसको लेना चाहता है उनके लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्रक्स ये है कि ये इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो ये आपको ओरिजिनल मार्केट रेट पे ही मिल पाता है। ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये एक तरह से आपको जागरूकता के लिए, और क्योंकि अवेलेबल नहीं होता है इसलिए हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि हमारे पेशेंट को तब तक रिजल्ट नहीं आएगा जब तक वो तेल चेंज नहीं करेंगे। कोई भी पेशेंट अगर तेल चेंज नहीं करता तो उसको रिजल्ट नहीं आते, राइट? फिर आते हैं हम लोग फलों की तरफ। जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे जो कच्ची गाड़ी का तेल अपन कहते हैं, वो खाने में दिक्कत है कुछ? देखिए, ऑयल का निकलना इससे ज्यादा मतलब नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऑयल जब गैस पे आप गर्म कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कन्वर्ट हो रहा है ट्रांस फैटी एसिड में। ट्रांस फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया तो वो आपके शरीर को डैमेज करेगा। तो इसीलिए क्योंकि बाकी के जितने तेल हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 70 से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है, लेकिन जो राइस ब्रान ऑयल अगर ओरिजिनल आप यूज करते हैं उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारा जो खाना है 70 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बनता है। तो चालू जाएगा इसमें जैसे बहुत ज्यादा गर्म करके उसको नहीं कर, बहुत ज्यादा गर्म करके तेल को नहीं करना यूज, तो फिर जरा सी यहाँ से हम देखें तो देखिए पकाना तो पड़ेगा आपको, उसके लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर पहुंचना जरूरी है। मिनिमम 70 डिग्री सेंटीग्रेड तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं तो खाने नहीं बनेगा, मतलब वो तेल में भीग के निकल आएगा। तो बस चाहिए कि अपने तो पकाना है, उसको पकाने के लिए टेम्परेचर उतना चाहिए। जी काबड़ साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? काबड़ साहब कुछ पूछना चाह रहे थे? कुछ पूछ रहे थे? कुछ सवाल पूछ रहे थे? कच्ची गाड़ी का होता है, उसे लिया था, पर मेरे वापस लौटने में तकलीफ हुई तो मैं वापस आपसे लाया। वापस ये बात एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये कुछ ऐसी चीजें। फिर उसके बाद आता है नमक की बारी आती है। नमक मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग यहाँ पे सेंधा यूज करते हैं, लाहौरी नमक। अगर नहीं यूज कर रहे तो प्लीज लाहौरी नमक यूज करें। आयोडीन के साथ उसमें 80 और मिनरल्स आपको मिल जाते हैं, आप बिल्कुल उसको यूज करें, नहीं संकोच यूज करें। हाँ, अगर किसी को लो बीपी का प्रॉब्लम है तो वो उसमें थोड़ा सा अपना रेगुलर नमक जो होता है आयोडाइज्ड नमक वो यूज करिए, ठीक है? बाकी लाहौरी नमक आप लोगों को यूज करना चाहिए रेगुलर। और आखिरी और अंतिम चीज जो हमको लेना है वो है
फलों की जगह आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, फलों को रिप्लेस करके ड्राई फ्रूट्स लीजिए। अगर डायबिटिक है तो मीठे ड्राई फ्रूट्स ना लें, जैसे कि किशमिश हो गया, अंजीर हो गया, इसको नहीं लेना है। बाकी अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, मूंगफली, चना, ये सब आप अच्छे से खा सकते हैं, बेधड़क बेझिझक, जितनी इच्छा हो उतनी खा सकते हैं, ठीक है। और ये जितनी डाइट अगर कोई फॉलो कर ले, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप आजीवन स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के पास जाने की कभी किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन डॉक्टर राजकुमार सर तो यही बताते हैं, अगर दूध मिलना बंद हो जाए या लोग दूध पीना बंद कर दें तो 80% हॉस्पिटल्स बंद हो जाए, क्योंकि बीमारियों की जड़ दूध से। अगर दूध आप बंद कर दो, इस पे उन्होंने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी है, उसका नाम है यस मिल्क अब नो मिल्क। इस किताब को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति भवन में इस किताब को रखा गया है। और ये आज की बात नहीं, 2006 की बात है। और ये रिसर्च कम से कम ये 1990 के से पहले की रिसर्च है और बहुत ही साइंटिफिक किताब है। ये बहुत अच्छी तरह से इस किताब के बारे में बताया हुआ है। इसमें बताया हुआ है कि दूध क्यों नहीं लेना चाहिए। दूसरा, जो मैंने डायबिटीज की टेस्ट की मैंने बात करी, ये सारे टेस्ट और इनके पीछे का पूरा साइंस एक्सप्लेन किया हुआ है एक किताब में जो खुद डॉक्टर राजकुमार सर ने लिखी हुई है। उस किताब का नाम है नो डायबिटीज देन नो डायबिटीज, KNOW, नो मतलब डायबिटीज को अगर आप जाने तो डायबिटीज है ही नहीं। तो ये किताब डॉक्टर राजकुमार सर ने लिखी और इसका ये भी बहुत ही बढ़िया साइंटिफिक किताब है, जो अगर आप लोग चाहें तो उसकी पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से सवालों को आमंत्रित करता हूँ। अगर आप लोग कुछ सवाल हो तो मैं चलाते हैं और खुशी महसूस करते हैं। जी सर, बोलिए। सुबह के लिए फूड यूज किया जाता है डायबिटिक पेशेंट ने या नॉर्मल, बिल्कुल यूज करें, बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल यूज करें। छाछ वगैरह दिया जाता है, छाछ ना ले तो अच्छा है, ये दूध मिल्क प्रोडक्ट है। घी और सफेद मक्खन छोड़ के बाकी दूध से बनी कोई भी चीज नहीं है। दही भी नहीं लेंगे, दूध, दही, छाछ, लस्सी, पनीर, ये मावा, ये सब बंद करें। पानी के बारे में पानी बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद सर। हमारा 70% शरीर पानी से बना हुआ है। ये मैं आपको बताऊं, अगर आप सब लोग खाना सिर्फ एक ही बार करो, जो मैं करता हूँ, खाना में एक ही बार खाता हूँ दिन में, पानी को अगर आप क्वांटिटी को बढ़ा दो तो आप में से आधे से ज्यादा लोग वैसे ही निरोगी हो जाएंगे, ठीक है। पानी एक बहुत ही अच्छे रूप में आजकल हमारे घरों में है, जिसको आरओ वाटर बोलते हैं। ऐसा कोई घर नहीं बचा जहाँ शायद आरओ नहीं हो। अगर आरओ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आरओ अगर आपके घर में है तो वो खराब मिनरल्स के साथ साथ अच्छे मिनरल्स को भी निकालता है ना। और दूसरा, उसकी जो पीएच वैल्यू है उसको कम करके एसिडिक कर देता है, जो हमारी हड्डियों को गला रही है। आगे बात की जाए तो इसका भी एक तरीका है, एल्कलाइन वाटर आप ले सकते हैं। अगर एल्कलाइन वाटर आप लोग लें, बहुत अच्छी चीज है, इससे बेहतर और कुछ नहीं है। जापान में अगेन एक साइंटिस्ट थे कैनियन, उन्होंने इस पर रिसर्च करी थी और बहुत ही बढ़िया रिसर्च होती है। और उनके नाम से एक मशीन भी आती है, कैनियन वाटर बोलते हैं उसको। जी, एक अल्कलाइन वाटर के लिए मैंने आपको बताया चूल्हे का पानी, वो मैं जिससे भी मिलता हूँ सबसे बोलता हूँ कि आप इस तरीके से उसका अल्कलाइन वाटर का यूज करें। उसका तरीका है, 1 चम्मच चूल्हा लेकर के 1 लीटर पानी में घोल लें आप, उसको 24 घंटे आप रखते हैं। उसके बाद चूल्हा नीचे बैठ जाएगा, ऊपर का जो निकला हुआ पानी है निकाल करके बोतल में भर दें और आधी गिलास आप अपने मटके में डालते हैं, तो आपका पूरा मटका अल्कलाइन वाटर हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब मेरे बर्तन में नहीं डालता। अब इतना प्रोसेस अगर कोई नहीं करना चाहे, और इस प्रोसेस में एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि पथरी होने का डर लगता है। पथरी वाला को मना करते हैं, पथरी वाला मना करते हैं।
पथरी वालों को नहीं देना। पथरी वगैरह तो क्या वो लोग बेचारे क्या एग्रीमेंट ऑर्डर नहीं ठीक है, तो उसका एक साधारण तरीका है, जो खाने का सोडा होता है 2 चुटकी आप अपने मटके के पानी में डाल दीजिए, चाहे वो आपका आरओ का भी पानी हो, आरओ के पानी को आप मटके में स्टोर कर लीजिए 24 घंटे के लिए, और उसमें आप एक बेकिंग सोडा डाल दीजिए, वो एल्कलाइन हो जाएगा, उसी में खाना बनाइए, उसी को पीजिए, बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी। सोडा भी जो है वो उसमें नहीं प्रोसेस किया हुआ 2 चुटकी एक मटके पानी में करीब 12-15 लीटर का जो मटका होता है, तो उसमें आप 2 चुटकी डाल दें तो हो जाता है। सर और किसी को कुछ डाउट या कुछ पूछना चाहें, उसके लिए हमारे पास एक रॉड आती है, एल्कलाइन रॉड होती है। एक्चुअली जो मशीन आती है वो बहुत महंगी रहती है, ये एल्कलाइन रॉड मात्र 2000 रुपए की होती है। इसको आप एक 15 से 20 लीटर पानी में आप डाल के रख सकते हैं, उसको निकाल देते हैं। यदि आप निकालने के 35 मिनट के लिए डाल के रखना है, उसको निकाल देंगे तो वो वाटर एल्कलाइन हो जाता है। तो ये रॉड कम से कम 3-3.5 साल चलती है यार, वो भी एक तरीका है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और किसी को भी अगर कुछ पूछना चाहें या कुछ डाउट हो या अपनी स्टोरी अगर शेयर करना चाहें, प्लीज आपका वेलकम। सगळे चाय को देखो, चाय जब पीते तो जो दूसरा उसका जो मलाई है उसको निकाल के पूरा पीते तो दिक्कत नहीं है। उल्टा मलाई निकाल के खा लीजिए, लेकिन दूध फेंक दीजिए। मलाई निकाल दिया, मलाई खाना है, दूध फेंकना है। क्योंकि चाय में क्या है, अभी आपको चाय पीना, कोई चाय पीना। अच्छा, चाय की न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है? चाय से क्या मिलता है? आपका भी कहना सही है, मेंटल एनर्जी आती है चाय से। दूसरा, अगर चाय पीना छोड़ो तो क्या होता है? और सिर दुखता है। अच्छा, आपको लगता है कि चाय में क्या तत्व हो सिर दुखता? आप चाय का एक अच्छा ऑप्शन दे सकता हूँ मैं। अनारदाना जो आता है, अनारदाने के थोड़े से दाने आप डाल करके गर्म पानी में और उसको आप पिए, वो चाय से भी अच्छी लगेगी। बहुत अच्छा ऑप्शन है चाय का। बिल्कुल सही। अच्छा, जो सिर दर्द होता है अगर चाय छोड़ने से, क्यों होता होगा, क्या लगता है? चाय तो कुदरती चीज है। फिर चावल अगर आप छोड़ दो तो आपको कोई सिर दर्द नहीं होगा, गोभी खाना छोड़ दो आपको भी सिर दर्द नहीं होगा, पर चाय भी तो एक पौधा ही है। क्या लगता है आपको, चाय छोड़ने से सिर दर्द क्यों होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई भी आप सब लोगों को जवाब मालूम है, कोई भी एक आगे बढ़ के जवाब देना चाहे इस बात का? हाँ नहीं सर, तो आप तो खेती से जुड़े हुए, तो आप तो सब बता दोगे आप जी। चाय अफीम की मात्रा होती है, अफीम तो ये हाँ, निकोटीन और कैफीन की मात्रा होती है, राइट। निकोटीन और कैफीन ये एक ऐसे टाइप है, निकोटीन और कैफीन ये ऐसी चीजें हैं जो चाय प्रोसेस करते टाइम उसको मिलाई जाती है, क्योंकि चाय कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको कुछ पोषण मिले या आपकी जरूरत नहीं है चाय, पर उसको हैबिट बनाने के लिए उसमें निकोटीन कैफीन डालने से, चाय में निकोटीन, कॉफी में कैफीन ये डाल दिया जाता है, वो आपको हैबिटेट कर देती है, हैबिचुएट कर देती है। जब तक आप चाय पीते हैं तो आपको अच्छा लगता है, तो चाय की तलब क्यों होती है? आपको कितने लोगों को कभी इसकी क्या कहते हैं, सेब की तरह हुई किसी को? यह बहुत देर हो गई सेब नहीं खाया, यह कितने दिन हो गए पालक नहीं खाया, इसको पालक की तरह हुई। पालक तो पत्ते ही है ना, चाय पत्ती है, तो फिर चाय की तलब क्यों होती है? चाय की तलब नहीं है, वो निकोटीन की तलब। ये बुरी चीज है जो गुटखा खाने वाले, तंबाकू खाने वालों को बार बार याद दिलाता है कि तुमने गुटखा या तंबाकू नहीं खाया। समझ रहे हैं आप बात को? वही चीज चाय में कम मात्रा में है, लेकिन चाय और वही चीज आपको आदि बना रही है चाय। अब मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने चाय पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, बट मैं तो हाथ नहीं लगा।
क्या सोचते हैं? कितने लोग आज से चाय छोड़ोगे? क्या 1 2 3 4 5 6 फोटो खींच के रखो इन लोगों की, हफ्ते बाद फोन करके पूछना पड़ेगा। सही पक्का छोड़ दिया आपने? क्या ताकि के लिए बहुत जबरदस्त। नहीं मैम, आप और मैं एक ही टीम में, बिल्कुल सही, मुझे भी चाय का टेस्ट नहीं था। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मजा आया। आप लोगों जैसी ऑडियंस हर प्रवक्ता को दे, ऊपर वाला मैं तो यही चाहूंगा और ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूँ आज की यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हों और आपके जितने भी सगे संबंधी हों, सभी के सभी स्वस्थ रहें, आबाद रहें, खुशहाल रहें। और इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों को नमस्कार करता हूँ।